बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी सीरीज़ में। पिछली वीडियो में हमने देखा था आरआरबी के जनरल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। पार्ट 1 हमने कर लिया। आज मैं दिव्या शुक्ला आपके लिए लेकर आई हूँ आरआरबी जनरल साइंस के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 2। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार उसे देख लेते हैं। When life gives you 100 reasons to break down and cry, show life that you have a million reasons to smile and laugh। ये खास करके बात उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कितने भी फेलियर आपके हाथ लगे, आप बिल्कुल भी मायूस ना हो। तैयारी को बरकरार रखें, तैयारी करते रहें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें कि आपका सिलेक्शन हो के रहेगा। बस आपको एक ही चीज़ करनी है, बी वेरी डिसिप्लिन्ड। अपनी डिसिप्लिन अपने पास रखें, डिसिप्लिन्ड रहें, और सबसे अच्छी बात कि हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। जी हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि डैश कैन नॉट बी करेक्टेड विद स्पेक्टिकल्स। 4 बीमारियां दी गई हैं, इसमें से ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको चश्मा लगाने पर भी सही नहीं किया जा सकता। तो ज़रा हम ऑप्शंस को देख लें। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है प्रेसबायोपिया। ठीक है, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होती है? तो प्रेसबायोपिया एक ओल्ड एज में होने वाली, आप कह सकते हो, आँख की प्रॉब्लम है जिसमें पर्सन की जो विज़न है वो कम हो जाती है। मतलब वृद्ध व्यक्ति को दिखना कम हो जाता है। ये नॉर्मल है, हर वृद्ध व्यक्ति के जीवन काल में ये समय आता है। भले उसकी विज़न पहले बहुत अच्छी रही हो, लेकिन जब उसकी उम्र बढ़ती है, जब भी उनकी उम्र बढ़ती है, आपने घर में दादा दादी को देखा होगा कि उनकी भी जो नज़र है, जो विज़न है वो कम होती है। तो क्या करते हैं? चश्मा लगाते हैं। जी हाँ, चश्मा लगाते हैं। बिना चश्मा लगाए क्या करते हैं? वो चीज़ों को बहुत नज़दीक, मान लीजिए उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना है तो बहुत क्लोज़ लाके न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। पर चश्मे से इसका करेक्शन किया जा सकता है, प्रेसबायोपिया। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया, जिसका हम दूसरा नाम भी जानते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, या हम कह दें तो लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस एक ऐसी कंडीशन जिसमें पर्सन को दूर की चीज़ें दिखती हैं पर नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती। तो लॉन्ग साइटेडनेस को अगर हमें करेक्ट करना हो तो हम चश्मे का उपयोग करते हैं। जी बिल्कुल, चश्मे का उपयोग करते हैं। और उस चश्मे में कौन सा लेंस लगा होगा? तो आपको पता है कि उस चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस होगा। मतलब लॉन्ग साइटेडनेस के करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज़ करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे तीसरे ऑप्शन पे, कैटरैक्ट, या जिसे हम कहते हैं मोतियाबिंद। ठीक है, ज़रा मोतियाबिंद को देख लें। मोतियाबिंद एक ऐसी डिजीज़ है जो हमारी लेंस से संबंधित है। ज़रा ध्यान से समझिएगा। जो मानव नेत्र की लेंस होती है वो पारदर्शी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ऐसा देखा गया है कि वो प्रोटीन जो है वो कंडेंस होने लगता है। यानी कि हम यूँ कहें, जो लेंस हमने अभी कहा पारदर्शी होती है, वो अपारदर्शी होने लगती है, ओपेक हो जाती है, जिसकी वजह से पर्सन को दिखने में प्रॉब्लम होती है, उसकी विजन ब्लर होती है। तो इसका एकमात्र तरीका ही है करेक्शन का, और वो क्या है? वो है सर्जरी। जी हाँ, इसका करेक्शन किससे करेंगे? सर्जरी से करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो गया? आंसर हो गया सी। लेकिन अभी भी हमारे पास एक डी ऑप्शन बचा हुआ है, मायोपिया, जिसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, या इंग्लिश में कौन नाम है इसका? कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें क्या होगा? जैसा कि नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, नज़दीक की वस्तु दिखेगी, दूर की वस्तु देखने में प्रॉब्लम होगी। इसका करेक्शन कैसे करेंगे? तो इसमें भी चश्मा लगाते हैं, लेंस का उपयोग करते हैं। कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? तो हम कॉनकेव लेंस का उपयोग करते हैं। फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ, लॉन्ग साइटेडनेस के करेक्शन में कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे, और अगर शॉर्ट साइटेडनेस है तो कौन से लेंस का उपयोग करेंगे? कॉनकेव लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है। अब प्रेसबायोपिया की जो कंडीशन है उसमें जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनकी जो नज़र, जो विज़न है वो कमज़ोर होती है। तो
हो सकता है उनको दोनों तरीके के चश्मे लगते हों, जैसे आपने चश्मा देखा होगा ना, ऊपर से कुछ और बीच में एक गोलाकार रहता है, वो नज़दीक का देखने के लिए होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द विजन प्रॉब्लम, उनको जैसी विजन प्रॉब्लम होगी वैसा चश्मा उनको लगा दिया जाएगा। ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओमनिवोर। निम्न में से कौन सा सर्वाहारी नहीं है। ऑप्शंस देखिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। ऑप्शंस पढ़िए, रैट, एंट, बेयर या स्नेक। बिल्कुल साफ दिख रहा है हमें, यहाँ पे स्नेक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ओमनिवोर सर्वाहारी नहीं है। सांप क्या है, एक कार्निवोर है, एक मांसाहारी प्राणी है, ठीक है। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ज़रा ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है मानव मस्तिष्क का वज़न कितना होता है। मानव मस्तिष्क का वज़न कितना होता है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से दे सकते हैं, या तो भार डायरेक्ट लिख के दे सकते हैं ऑप्शंस में कि भार क्या होगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्राम के टर्म्स में दे सकते हैं, या जैसा सवाल यहाँ पे पूछा है कि शरीर के कुल वज़न का लगभग 2%, शरीर के कुल वज़न का लगभग 8%, शरीर के कुल वज़न का लगभग 12%, या शरीर के कुल वज़न का 15%। तो आप क्या कहेंगे, क्या लगाना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो आंसर है वो ए हो जाएगा, शरीर के वज़न का लगभग कितना, 2%। अब हम बात करते हैं तो एक्चुअल वेट क्या होती है ब्रेन की। तो ब्रेन की जो एक्चुअल वेट है वो होती है 1350 ग्राम। जी हाँ, कितना, 1350 ग्राम। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में अगर अप्रॉक्स कंडीशन में आपको 1400 भी दे दे तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। जी हाँ, 1400 ग्राम अगर ऑप्शन में है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1350 ग्राम मिलते हैं तो दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट, आप उसको चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस पे आप पूरा ध्यान लगाइएगा। एसएससी का एक फेवरेट सेक्शन है, आप कह सकते हैं, इसमें ज़रूर आता है। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे स्थायी कठोरता की बात हो रही है। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन या एलम। एलम क्या है, फिटकिरी है, ठीक है। एलम क्या है, फिटकिरी है, वही फिटकिरी जो आपने देखा है घर में, वही फिटकिरी, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को ज़रा हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट जानिए आप। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आती हूँ, वापस से मैं इस स्लाइड पे आऊँगी। देखिए यहाँ पे इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ टू टाइप। जो जल की कठोरता है, मतलब जल के कैरेक्टर को अगर हम देखें तो दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है। जल, पहली बात तो अगर मैं जल की बात करूं तो जल दो प्रकार का हो सकता है। या तो वो मृदु जल होगा, माफ़ कीजिएगा, हाँ मृदु जल होगा, या तो वो कैसा जल होगा, वो कठोर जल होगा। जल कितने प्रकार का मैंने बताया, दो प्रकार का। या तो वो मृदु जल होगा, सॉफ्ट वाटर होगा, और या तो वो कठोर जल होगा, हार्ड वाटर होगा। अच्छा, सॉफ्ट वाटर क्या है। तो देखिए एक जनरल सी बात कह दी जाती है कि जो सॉफ्ट वाटर है, जो मृदु जल है, ये अगर हम सोप यूज़ करेंगे, कपड़े धुलेंगे सॉफ्ट वाटर से, तो ये क्या देगा, फोम देगा। फोम कहने का मतलब क्या है, झाग देगा। मतलब सॉफ्ट वाटर में अगर साबुन का उपयोग करेंगे तो साबुन कम खर्च होगा, झाग ज़्यादा होगा। वहीं यदि हम हार्ड वाटर की बात करें तो हार्ड वाटर के केस में क्या होता है, जो साबुन है वो कम झाग देता है, ठीक है। अब देखिए हार्ड वाटर भी दो टाइप के होते हैं। अब आते हैं हमारे स्लाइड पे, अब यहाँ पे ज़रा आप फोकस करिएगा जी। देखिए अब हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस इज़ ऑफ टू टाइप, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। किस आधार पे, देखिए अगर वाटर की हार्डनेस को बॉयल करके, सिंपली बॉयल करके ख़त्म कर दिया जाए तो वो टेम्पररी हार्डनेस होगी। मतलब अगर कोई कठोर जल है, आपने लिया, उसको बॉईल किया और उसकी कठोरता समाप्त हो जाए तो वो टेम्पररी हार्डनेस है। लेकिन अगर कठोरता जो है वो बॉईल करने पर भी ना ख़त्म हो तो उसे हम कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। अब आते हैं हम अपने, ये तो आपको समझने के लिए था कि टेम्पररी क्या है, बॉईल किया, हार्डनेस ख़त्म हो गई, टेम्पररी है।
बॉईल करने पे अगर हार्डनेस नहीं ख़त्म होती है तो परमानेंट है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि टेम्पररी क्यों या कैसे, या हार्डनेस क्यों, ये जो परमानेंट हार्डनेस है वो परमानेंट क्यों है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनता है कि टेम्पररी हार्डनेस जो है वो बाइकार्बोनेट की वजह से बनता है। किसकी वजह से? बाइकार्बोनेट्स की वजह से बनता है। और किसके बाइकार्बोनेट होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। मतलब यदि जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस होंगे तो वो जल कैसा होगा? उसमें टेम्पररी हार्डनेस होगी। लेकिन अगर क्लोराइड और सल्फेट होंगे, किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। क्लोराइड और सल्फेट का मतलब कैसा हुआ? जैसे मान लीजिए CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। अगर सल्फेट और क्लोराइड होंगे किसके किसके? कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, तो वो वाटर कैसा होगा? परमानेंट हार्डनेस का होगा। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जल जो है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है सॉफ्ट वाटर और एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर अगर आप साबुन का उपयोग करते हैं तो ज़्यादा झाग देता है, वहीं हार्ड वाटर नहीं देगा। हार्ड वाटर में भी दो टाइप की हार्डनेस होती है, एक है टेम्पररी हार्डनेस, दूसरा है आपका परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस को आप बॉइलिंग से ख़त्म कर सकते हो, लेकिन परमानेंट हार्डनेस को आप नहीं ख़त्म कर सकते। इसी परमानेंट का सवाल है, पिछली स्लाइड में स्थायी कठोरता पूछी हुई है, परमानेंट स्थायी की बात हो रही है, ठीक है। टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से है? किन केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से अगर बात है तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट है किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ठीक है। और परमानेंट हार्डनेस क्यों है? तो वहाँ पे क्लोराइड है, माफ़ कीजिएगा, देखिए क्लोराइड है और सल्फेट है किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम का। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ज़रा हम पीछे आते हैं अब अपने। पहली बात तो आपने अभी इतना दिमाग आपने लगा लिया कि स्थायी कठोरता क्या होती है। तो स्थायी कठोरता है यानी कि ये जो सवाल पूछा है इसमें जल में क्या प्रेजेंट होगा? या तो क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, या तो क्या प्रेजेंट होगा? सल्फेट आयंस प्रेजेंट होंगे किसके? कैल्शियम के, ठीक है, और नहीं तो मैग्नीशियम के। तो इसको दूर कैसे कर सकते हैं? अब ज़रा सवाल देखिए, अब हम यहाँ पे आते हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, और हमारा करेक्ट आंसर भी यही है। कौन सा? सोडियम कार्बोनेट। और इसको कैसे लिखेंगे? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। कहीं कहीं पे आपको सूत्र अगर लिखना, मान लीजिए क्वेश्चन में सूत्र लिखने को आता है तो वो कैसे होगा? वो होगा Na2CO3 डॉट 10H2O। तो इससे आप घबराएंगे नहीं, ये भी करेक्ट है। Na2CO3 भी करेक्ट था और 10H2O भी करेक्ट है। अब बात करते हैं कि क्यों नहीं भाई पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 क्यों नहीं हो सकता, क्लोरीन क्यों नहीं हो सकता, या एलम या फिटकरी क्यों नहीं हो सकता। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं इनका उपयोग ज़्यादातर जो भी इम्प्यूरिटीज़ हैं उनको प्रेसिपिटेट करने के लिए, मतलब अगर हमने मिलाया तो वो क्या हो गए? नीचे बैठ गए, जो गंदगी थी वो नीचे बैठ गई। डिसइंफेक्टेंट का काम करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब हमने मान लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो जल क्या हुआ? शुद्ध हुआ। ये जल को शुद्ध करने के माध्यम है। सवाल में पूछा है कि हम कठोर जल है, ठीक है, उसकी कठोरता को कैसे दूर कर सकते हैं, और ऑप्शन B, C, D ये बताते हैं कि जल को शुद्ध कैसे कर सकते हैं। तो सवाल पे ध्यान दीजिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये क्वेश्चन है, इसको ज़रा देखिए। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? ये नेत्र गोलक क्या होता है? आंखें तो हमारी सामने से बिल्कुल ऐसी दिखती हैं, अच्छी खासी सुंदर सी प्यारी प्यारी सी, फिर ये क्या हो गया? ये नेत्र गोलक क्यों कह रहा है? तो आप ध्यान दीजिए, अगर आप इसी नेत्र को पूरी तरीके से देखेंगे तो नेत्र जो है वो एक बॉल के जैसा आपको दिखता है, इसी को हम कहते हैं नेत्र गोलक। और ये जो नेत्र गोलक है ये हमारी आई ऑर्बिट, यानी कि हमारे स्कल में जो आई ऑर्बिट है उसमें फिट है। तो हमारी आई जो है, नेत्र गोलक जो है, इसके मूवमेंट के लिए कुछ मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कितनी मसल्स रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पूछ रहा है, तो ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 6 मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। मसल्स का नाम जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके क्वेश्चन में कभी नहीं पूछता, आप बस नंबर याद कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर है। ये सवाल तो मेरे ख्याल से आप सभी कर लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए क्या होगा, ऑप्शन को पढ़िए। ओके, यहाँ देखिए ऑप्शन होगा डी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात, निर्वात यानी कि वैक्यूम में लाइट की चाल, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसमें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बचपन में पढ़ाया जा चुका है, ये याद होना भी चाहिए। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये कॉमन सेंस चेक करने वाला क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन फूड क्रॉप, निम्न में से कौन सा गैर खाद्य फसल है। ठीक है, गैर खाद्य फसल है पूछ रहा है। ये गैर खाद्य फसल क्या होता है, मतलब ऐसे फसल जिसकी बुआई आप फूड के तौर पे नहीं कर रहे हो कि बाद में जब वो पक जाएगा हम फसल काटेंगे, जैसे हम चावल का गेहूं का करते हैं, उनको हम कंज्यूम करने के लिए करते हैं कि उसे हम खाएंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है, कॉफ़ी भाई यूज़ होता ही है, फूड है, फूड नहीं कह सकते पर एज अ बेवरेज यूज़ करते हैं। ऑयल सीड्स हम यूज़ करते हैं, एज अ फूड आइटम है हमारा। शुगर केन बिल्कुल फूड आइटम है ना। व्हाट अबाउट द फाइबर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे क्रॉप्स जिनको हम उनके फाइबर या उनके रेशे के लिए, हमें उनसे रेशा मिलता है इसीलिए ही हम उनको ग्रो करवाते हैं, उनको कहते हैं फाइबर क्रॉप। जैसे कपास, कॉटन, जूट, समझ में आ रही है बात। तो ऐसे क्रॉप्स को हम फाइबर क्रॉप्स कहते हैं। तो मैं आप क्वेश्चन ही यही पूछा था कि नॉन फूड क्रॉप कौन सा है, तो बिल्कुल कौन सा होगा, फाइबर क्रॉप्स। क्यों, क्योंकि इनसे हमें क्या ऑब्टेन होता है, फाइबर, और उस फाइबर का यूज़ हम कपड़े बनाने के लिए करते हैं, कारपेट, रग, ठीक है, बोरियां वगैरह बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए ये देखिए, जर्मेनियम इज़ अ कॉमनली यूज्ड, जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः डैश किया जाता है। जर्मेनियम क्या है, पहली बात तो यहाँ पे एक आंसर मैं पहले आपको बता दूं, जर्मेनियम एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। ठीक है, अगर जर्मेनियम की जगह सपोज सिलिकॉन दिया होता, तो सिलिकॉन ऑप्शन में बार बार आता है, सिलिकॉन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आप रट चुके हैं, आप तुरंत लगाते हैं, अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। क्या होते हैं कंडक्टर्स, क्या होते हैं इंसुलेटर्स, या क्या होते हैं सेमीकंडक्टर, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं चालक क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। यहाँ देखिए, कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हो, ठीक है, या हीट का फ्लो आराम से हो जाए। यानी कि हम यूँ कहें तो कंडक्टर्स की जो रेजिस्टेंस होती है, जो अवरोध होगा, रेजिस्टेंस कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, वहीं इंसुलेटर ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को बिल्कुल बाधित कर देते हैं, जिनमें रेजिस्टेंस कैसा है, जिनमें रेजिस्टेंस कैसा है, हाई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर्स क्या है भाई। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देता है, इंसुलेटर्स नहीं देते। तो सेमीकंडक्टर क्या है, तो देखिए सेमीकंडक्टर्स नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी की फ़्लो को फेवर नहीं करते, ठीक है, लेकिन अगर इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो कंडक्शन पॉसिबल हो सकता है। सेमीकंडक्टर अर्धचालक हैं। तो मैं दो चीज़ें बता रही हूँ सेमीकंडक्टर के, दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल। पहला तो जर्मेनियम जो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, और दूसरा होगा सिलिकॉन। जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस देखें बेझिझक आप सेमी कंडक्टर्स पे ही टिक लगाएं, वही होगा आपका आंसर। आगे बढ़े, चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, ठीक है, आप कुछ भी दिक्कत होती है आप प्लीज़ कमेंट करें। आपको वीडियो कैसी लगती है आप बताएं, अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी आप बताएं। आप बिल्कुल सजेशंस दे सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। चलिए
कल ही पार्ट 1 जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ पार्ट 1 देखें। कल ही हमने बात की थी कि शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है, यानी कि पूछना चाह रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रडार। ठीक है, रडार कल ही हमने इसका फुल फॉर्म देखा था। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें। क्या होता है रडार का फुल फॉर्म? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जी हाँ, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। रडार एक ऐसी टेक्निक जिसमें रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन के लिए। किन वेव्स का यूज़ करते हैं? रेडियो वेव्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? जीका वायरस, पहले कुछ इसके बारे में जान ले, फिर हम आगे देखेंगे। तो आगे की स्लाइड में इसका एक डिस्क्रिप्शन है, देखिएगा। सबसे पहले क्या है जीका? जीका बुखार वायरस से होने वाला संक्रमण है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वायरस से होने वाला संक्रमण है। इस वायरस से संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से ये बीमारी फैलती है। दो चीज़ें आपको पता चली कि कॉज क्या है, ये किसकी वजह से होता है? तो ये वायरस की वजह से होता है, जीका। ठीक है, और इसको फैलाता कौन है? फैलाता मतलब इसको संक्रमित कौन करते हैं? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलाएं उनको हम कहते हैं वेक्टर। तो इसका वेक्टर कौन है? मच्छर है। कौन सा मच्छर है? तो आप कहेंगे कि एडीज मॉस्किटो है। ठीक है, अब ज़रा इसके बारे में और देख लें कि डेंगू और चिकनगुनिया भी यही मच्छर फैलाते हैं। ये तो और आपको अच्छी बातें पता चल गई कि एडीज़ मॉस्किटो जो है, मैं यहाँ पे लिखूँगी आपके लिए, देखिएगा कि जो एडीज़ मॉस्किटो है वो कौन कौन सी बीमारियाँ फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया? पहला जीका, दूसरा डेंगू, और तीसरा क्या हो गया? चिकनगुनिया। ठीक है, चिकनगुनिया, जीका, डेंगू और चिकनगुनिया, इतनी बीमारियां जो हैं वो कौन फैला रहा है? एडीज़ फैला रहा है। कुछ हद तक आप ये भी देखेंगे जो एंसेफेलाइटिस बीमारी होती है उसमें भी कुछ स्पीशीज़ एडीज़ के हैं रिस्पॉन्सिबल जो इस बीमारी को फैलाते हैं। चलिए आगे देखिए। ये वायरस सबसे पहले युगांडा के जीका जंगल में पता चला था, इसका पता चला था, जिससे इसका नाम क्या पड़ा है? जीका पड़ा है। युगांडा के जीका में इसकी पहली बार पुष्टि की गई थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? जीका। कॉजिंग क्या है? कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन है? ऑर्गेनिज्म नहीं है, मतलब कॉज क्या करे, कौन करता है? वायरस। और इसको फैलाएगा कौन? तो फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एडीज़ मच्छर। अब देखिए जीका के लक्षण क्या होते हैं। इसमें बुखार होगा, शरीर में चकत्ते होंगे, आँखों के पिछले हिस्से, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होगा, आँखें लाल हो जाएंगी। बचाव कैसे करेंगे? मच्छरों से बचें, लक्षण दिखने पर खूब पानी पिएं और डॉक्टर की सलाह लें। ठीक है, तो अगर अब ये क्वेश्चन आप लगा लेंगे कि जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है, बताइए किसके द्वारा होगा? अभी आपने पढ़ा किसके द्वारा? मच्छर के द्वारा। बी, ऑप्शन बी। अगर ये मच्छर ना लिखकर यहाँ पे आता एडीज़ मच्छर तो कोई दिक्कत थी? कुछ दिक्कत नहीं है, हम वही ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट करिएगा जहाँ भी आपको प्रॉब्लम महसूस होती है। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। स्पीड गेट ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आर नोन एज। हवा में गति से अधिक गति, हवा की, ये हवा में नहीं होगा, ये हवा की गति से अधिक, ठीक है, इसको में नहीं होगा, ये हवा की गति से अधिक गति डैश रूप में जाना जाता है। सुपरसोनिक, सोलर, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, ये अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक क्या होता है? तो देखिए, हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, सही है ना? 20,000, ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो साउंड है वो हम सुन सकते हैं एक नॉर्मल पर्सन के लिए, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड वेव हो तो उसे हम क्या कहेंगे? इंफ्रासोनिक। और 20,000 से ऊपर वाली हो तो क्या कहेंगे? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स।
ठीक है, जो बैट प्रोड्यूस करता है। कल ही पार्ट 1 में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि बैट जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और इकोलोकेशन वाली बात जो हमने कल की थी वो आप देख लें पार्ट 1 में। तो यहाँ पे आइए, अगर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सुपरसोनिक। क्या होगा आंसर में? सुपरसोनिक। ठीक है, ये नहीं होंगे, ये लाइट की स्पीड से तेज़ नहीं चलते, बल्कि क्या होगा आंसर? सुपरसोनिक। चलिए आगे आइए। निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुने। आर्गन, नियॉन, जेनॉन या हाइड्रोजन। देखिए, जो ऊपर ऑप्शंस दिए हुए हैं कौन कौन से, आर्गन हुआ, नियॉन हुआ या जेनॉन हुआ, ये सारे के सारे नोबल गैसेस हैं, अक्रिय गैसें हैं। तो अलग क्या हो गया? विषम ही चुनना था, तो विषम क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। डी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अक्रिय गैसों की बात नहीं हो रही, 3 हमारे अक्रिय गैसें हैं और यहाँ पे हमको क्या मिल गया? हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए, बहुत बारीकी से रीज़न को देखते हुए हम इन क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपको ऑप्शंस के एलिमिनेशन में दिक्कत ना हो। ठीक है, एक क्वेश्चन से देखिए यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके आरआरबी का नहीं है, मैं फ्रैंकली बता रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए लिया ताकि पिछले कुछ क्वेश्चंस का कनेक्शन यहाँ पे है। ठीक है, और आपका कुछ डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? अभी हमने जिस बीमारी के बारे में पढ़ा वो कौन सी थी? जीका, मच्छर फैला रहा था। दूसरा यहाँ पे क्या मिल गया? क्या मिल गया हमें? मलेरिया। तो ज़रा पढ़ते हैं। ठीक है, जीका का कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन था? वायरस। और मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो मलेरिया जो है वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, प्लाज्मोडियम, उसकी वजह से होता है। कॉजिंग है प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा। ठीक है, जैसा कि हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का होना ये पहचान होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वहाँ जब हमने जीका वायरस के बारे में पढ़ा तो एडिस मॉस्किटो वेक्टर था, और यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ के बारे में बताइए, मलेरिया को ट्रांसमिट कौन करेगा या मलेरिया का वेक्टर कौन होता है? तो मलेरिया का वेक्टर होता है एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, एनोफिलीज मच्छर। अच्छा होगा जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताती हूँ आप उसकी नोट्स प्रिपेयर करें, उसको रिवाइज़ करें। ठीक है, सिर्फ वीडियो देख लेने से नहीं होगा, आप जो भी एक्स्ट्रा चीज़ मैं बताती हूँ आप कृपया उसे नोट करते जाएं। तो एनोफिलीज मॉस्किटो किस बीमारी की वाहक हैं? वेक्टर यानी कि वाहक। किस बीमारी के वाहक हैं ये? तो ये मलेरिया के वाहक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेखा की माँ डैश के लिए रोज़ाना तालाब से लाए पानी में फिटकिरी डालती हैं। अभी हमने हार्डनेस ऑफ वाटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ा था, तब तक फिटकिरी का भी एक आ गया। क्या है देखिए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, पानी में मौजूद रोगाणुओं को ख़त्म करने या पानी को रंगहीन करने। अभी मैंने बताया कि जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? फिटकिरी का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो भी लाइट सस्पेंडेड मटेरियल्स हैं, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं जो लाइट हैं, ठीक है, हल्के हैं, निलंबित, वो क्या हो जाएंगे? वो सेटल डाउन हो जाएंगे, वो नीचे जो हैं वो प्रेसिपिटेट बन के बैठ जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? क्वेश्चन में नहीं है पूछ रहा है, तो फिर से हम ऑप्शंस को अपने देखेंगे। हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है भोजन भंडारण या संचित करना। कई लोग तो पहले इसी को एलिमिनेट कर देंगे कि रूट कहाँ पे भोजन भंडारण करता है। भाई रूट का काम तो ये होता है ना कि पौधे को सहारा देना है, जल तथा खनिज का अवशोषण करना है। चलिए ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि कुछ रूट्स ऐसे हैं जो मॉडिफाइड हैं।
मॉडिफाइड का ये मतलब हुआ कि वो अपने काम के साथ साथ, मतलब रूट जो है वो क्या काम कर रहा है, पौधे को सहारा दे रहा है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण कर रहा है, और आप यूँ कहें सॉइल एरोजन को भी रोकता है। बहुत से फंक्शंस हैं रूट के। इसके अलावा जो मॉडिफाइड रूट्स हैं वो फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। क्या स्टोर करते हैं? फूड स्टोर करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो फूड ये स्टोर करते हैं, तो मतलब मॉडिफाइड रूट का एग्जांपल हम देख लें, जैसे स्वीट पोटैटो, जिसे गंजी कह सकते हैं, स्वीट पोटैटो हो गया। गाजर ले लीजिए, कैरेट, ठीक है, मूली या रेडिश, ठीक है, चुकंदर, और ये हो गए आपके किसके बारे में हमने बात की अभी? जड़ के बारे में। मॉडिफाइड रूट है ये। रूट क्या है? मॉडिफाइड रूट्स वो हैं जो क्या करते हैं? भोजन का संचय करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हमारा कार्य रूट का या जड़ का नहीं है? ह्यूमस उपलब्ध कराना। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ह्यूमस उपलब्ध कराना। ये कार्य किसी भी जड़ का नहीं है। ठीक है, चलिए ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं पूरा प्रयास करूँगी आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। रेगुलर बने रहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और भी वीडियोज़ आएंगे, आप निश्चिंत रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ब्लेस्ड।